कुछ बोल रहे हो देवेंद्र तुम? चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये रियोस्टेट को जैसे हमने कनेक्ट तो कर दिया, स्कीमेटिक डायग्राम में तो बता दिया हमने, स्कीमेटिक डायग्राम ऐसे कर दिया करके। लेकिन वो रियलिटी में कैसे कनेक्ट होता है एक सर्किट में? तो हम लोग बोलते हैं कि एक यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक छोटा सा एक्सटेंशन दिया होता है, यहाँ और यहाँ के बीच में कनेक्ट किया जाता है। ये बात को थोड़ा याद रखना है ना। हो सकता है रिमेनिंग सर्किट इधर हो, ये सब हो, ठीक है। तो किसके किसके बीच में कनेक्ट किया जाता है? कोई एक लेग के एंड पे और उसके डायगोनल ऑपोजिट जो एंड है उस पर कनेक्ट किया जाता है इसको, ठीक है। यहाँ और यहाँ के बीच में कनेक्ट होती है। तो ये काम कैसे करता है? तो ये काम ऐसे करता है कि ना करंट इतने वाले पार्ट में बस फ्लो होते रहते हैं, इतने वाले पार्ट में। जैसे करंट यहाँ से जो जा रही है, ठीक है, देखो, करंट यहाँ पे जाएगी और ये फ्लो होगी वो यहाँ से इतने पे, इतने पे, ठीक है। समझ रहे हो? बॉटम में कोई एक पॉइंट होगा, एक कोई फिक्स पॉइंट होगा, मान लो लेटर से यहाँ तक वो पॉइंट है, मेटेलिक कोई टच पॉइंट होगा। उस टच पॉइंट के बाद ये मेटल से होते हुए ऊपर चले जाता है, और ये जो ऊपर में बार होता है कंप्लीटली मेटल होता है ये, ठीक है। तो ये पाथ फॉलो करेगा करंट। इतना पार्ट जो है वो तुम्हारे लिए काम नहीं आ रहा है, ये पार्ट का कोई यूटिलिटी नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। अगर स्लाइडर को सामने खिसका दोगे, इफ द स्लाइडर इज मूव दिस वे, तो ये वाला पार्ट भी इंक्लूड हो जाएगा फिर, ठीक है। अब स्टूडेंट जनरली ये बोलते हैं कि यहाँ पे कनेक्शन कैसे, हमें कैसे पता चलेगा इस जगह पर कनेक्शन कैसा सा बन रहा है करके, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि जो स्लाइडर है ना, स्लाइडर के अंदर में मेटल्स टच कर सकते हैं, ठीक है। मेटल्स इस वाले वायर को टच कर सकते हैं मान लो, ठीक है। समहाउ कोई अरेंजमेंट है, समझ लो यार, वो इतना जानने का हम लोग को जरूरत नहीं है। समहाउ देयर इज सम अरेंजमेंट जिसके चलते ये स्लाइडर जो है इन वायर को टच कर पाता है। तो फिर स्टूडेंट्स बोलते हैं अगर ये वायर टच होते हैं स्लाइडर से, तो हम लोग जब टच करते हैं इसको, यहाँ पे हाथ पकड़ लेंगे, यहाँ पे मान लो हाथ से पकड़ लिया हमने, तो हम लोग को क्यों नहीं झटका मारता? क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़ा इंसुलेटेड होता है। देखे होगे ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, ये वाला पार्ट इंसुलेटेड होता है, ठीक है। और सिर्फ ये टॉप वाले पार्ट में सम हाउ ये कनेक्शन बना ले रहा है। तुम्हें उतनी पीएचडी करनी है तो वो फिर इंजीनियरिंग का टॉपिक है। इंजीनियरिंग और साइंस में क्या डिफरेंस है? इंजीनियरिंग और साइंसेस पढ़ने में क्या डिफरेंस है? साइंसेस में हम लोग सिर्फ स्कीमेटिक बात बताते हैं, स्कीमेटिक, ठीक है। कि अच्छा एक है, नीचे में कैसे तो भी कनेक्ट हो रहा है, वो काम को कैसे करना है वो इंजीनियर्स लोग का काम है। हाउ टू डू दैट थिंग, कैरी है ना, प्रैक्टिकली मेक दैट थिंग पॉसिबल, तो वो भी हमारा काम नहीं है। बस ये बात याद रखो, जहाँ पे स्लाइडर लगा होता है उस वहां तक के सारे सर्किट लेफ्ट साइड से इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात है। तो इसको जब मैं राइट साइड खिसकाऊंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस इंक्लूड हो रहा है ना, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द रेजिस्टेंस इज गेटिंग इंक्लूडेड। एक होमवर्क है तुम्हारे लिए। हाउ रियोस्टेट कैन बी यूज्ड एज पोटेंशियल डिवाइडर। ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ था, जिस समय पेपर सब्जेक्टिव होता था। तो उस समय जेई एडवांस नहीं बोलते थे, उस समय क्या बोलते थे? आईआईटी जेई बोलते थे उस समय पे, ठीक है। सब शायद 2003 या 2002 का क्वेश्चन है ये। पोटेंशियल डिवाइडर क्या होता है? पोटेंशियल डिवाइडर ये होता है, ये देखो,
पोटेंशियल डिवाइडर ये होता है कि अभी अगर हम लोग इस 20 ओम से पूछेंगे तुम्हें कितना वोल्टेज फील हो रहा है, तो 20 ओम बोलेगा कि मेरे को पूरा का पूरा 200 वोल्ट फील हो रहा है, ठीक है ना। व्हाट इफ देर इज सम वे, कोई तो भी ऐसा तरीका हो जिससे इस 200 को बिना कोई दूसरी बैटरी लाए, है ना, बिना कोई दूसरी बैटरी लाए हम लोग इस 200 का सिर्फ और सिर्फ इसको 80 वोल्ट फील करा पाए, है ना, 80 वोल्ट बस फील करा पाए, तो वो काम ना रियोस्टेट भी करके देता है, ठीक है। रियोस्टेट से भी वो हरकत हो जाती है। अब जब रियोस्टेट से ये हरकत होती है तो रियोस्टेट के अरेंजमेंट में थोड़ी सी चेंज होती है, मतलब इनपुट कहीं और पे ले रहे होंगे, आउटपुट कहीं और पे ले रहे होंगे। जैसे हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे कनेक्ट किया है, इसको यहाँ पे कनेक्ट किया है, ऐसा नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो सोचना एक बार कैसे होगा करके सर्च कर लेना इंटरनेट पे, मैं चाहता हूँ तुम सर्च करके खुद रीड करो, बाकी अगर नहीं ढूंढ पाओगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। छोटा सा लॉजिक होता है, उसके ऊपर कुछ बहुत सारे वीडियोस होंगे ऑनलाइन, यूट्यूब वगैरह में, तो सर्च करना। बाकी रियोस्टेट में इतना ही बस जानना है, दिस मच पार्ट इज इंक्लूडेड, ये बड़ा टॉपिक नहीं है जी का। दिस पार्ट इज इंक्लूडेड इन रियोस्टेट, जो रिमेनिंग पार्ट है इंक्लूडेड नहीं होता। अब हम लोग पढ़ेंगे एमीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है। एमीटर एंड वोल्ट मीटर, तो देखो यार, एमीटर और वोल्ट मीटर को एक बार हम ना दोबारा मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ते हैं। मैग्नेटिज्म चैप्टर में दोबारा पढ़ते हैं, जब हम लोग टाउ इक्वल टू बीना पढ़ते हैं, एक फॉर्मूला रहेगा, उससे पता चलता है कि गैल्वेनोमीटर से कैसे एमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट होता है। उस फॉर्मूले से नहीं, मतलब वो फॉर्मूला बस ये बताता है कि कितना डिफ्लेक्शन आएगा। खैर, तो मैं पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली समझाता हूँ। एक होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। आगे जाकर के देखेंगे गैल्वेनोमीटर ही एमीटर बनता है आगे जाकर के, और गैल्वेनोमीटर ही वोल्ट मीटर बनता है। कुछ छोटे छोटे मॉडिफिकेशन करते हैं गैल्वेनोमीटर में, जिससे एमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस पार्ट को अच्छे से समझने के लिए ना हम लोग को टाउ इक्वल टू बी आई एन ए, एक फॉर्मूला होगा जिसमें बी मैग्नेटिक फील्ड होगी, एन नंबर ऑफ लूप होगा, ए एरिया होगा। तो वो वाले पार्ट को ना कभी कभी मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा देता हूँ, कभी कभी वहां पे मैग्नेटिज्म में पढ़ाता हूँ, तो इस साल मैं मैग्नेटिज्म में पढ़ाऊंगा, जस्ट ऐसे ही, ठीक है। ऐसे ही, क्योंकि हम लोग काफी समय से करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, और 2 क्लास पर वीक होने की चलती है, बहुत स्लो हो गया, ठीक है। तो अभी तो चलो यहाँ पे सिर्फ ये देखते हैं कि क्या है गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर, इनके यूजेस कैसे हैं, इस चैप्टर में क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। कन्वर्ट करना हम लोग बाद में सुनेंगे, तो समझो अभी ही हम लोग इसका ना 50% पार्ट अभी पढ़ेंगे, 50% लेटर ऑन पढ़ेंगे, कोई तुम्हें डिफरेंस नहीं पता चलेगा। तो देखो गैल्वेनोमीटर क्या होता है सबसे पहले। गैल्वेनोमीटर मियरली डिटेक्ट्स प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ करंट, जानते ही होगे। तुम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो किसी सर्किट में, तुम बस ये जानना चाहते हो कि यहाँ से जब करंट आ रहा है, कोई करंट निकल भी रही है कि नहीं, ये बस जानना चाह रहे हो, तो गैल्वेनोमीटर यूज करोगे। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, जैसे इस साइड से अगर करंट आ रही है तो ऐसा मान लो गैल्वेनोमीटर में इस साइड पे डिफ्लेक्शन हो जाएगा, और अगर करंट इस साइड से आ रही है, इस साइड से, तो गैल्वेनोमीटर में इस साइड पे डिफ्लेक्शन हो जाएगा। और गैल्वेनोमीटर को ना बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर शुड बी ए वेरी सेंसिटिव डिवाइस। क्यों? ताकि छोटा सा भी करंट आ जाए ना, थोड़ी सी भी करंट आ जाए, तभी भी वो बता दे। सेंसिटिव मतलब क्या होता है, सेंसिटिव मतलब ये होता है कि कम आ, कम अमाउंट की किसी चीज को नाप लेना, है ना, डिटेक्ट कर लेना, तो सेंसिटिव होता है ये बहुत। सेंसिटिव होता है का मतलब ये है कि थोड़ा भी, जैसे मैं तुम्हें ये बता रहा था, टॉर्क इक्वल टू बी आई एन ए, तो हम लोग देखेंगे आगे जाकर के कि बहुत छोटे अमाउंट ऑफ करंट पे भी बहुत ज्यादा घूम जाता है वो, है ना, वैसा होना भी चाहिए गैल्वेनोमीटर।
गैल्वेनोमीटर का यूज इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पे कर रखे हैं। कैसे पता चलेगा व्हीटस्टोन जो है हमारा वो बैलेंस हो गया है? हम लोग तो बोल रहे हैं ना कि भाई जब बैलेंस हो जाएगा तो R1 इंटू R4 जो होगा, R1 इंटू R4 जो होगा वो R2 इंटू R3 के बराबर होगा करके। ठीक है, बट ये कब होगा? वेन द करेंट फ्लोइंग थ्रू R5 इज जीरो, तब ये होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा R5 में करंट जीरो फ्लो हो रहा है? एक गैल्वेनोमीटर लगा दो तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। ठीक है, कई बार तो R5 को ही नहीं लिखते, कई बार नोटेशन में R5 को लिखते ही नहीं है, अंडरस्टूड होता है। देखो, सोचो अगर मैंने ऐसा बना रखा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ भी रहे थे, बहुत टाइम से कोई एक्टिविटी नहीं हुई। आवाज आ रही है हर्षिता? हर्षिता सो रही हो क्या? यस सर बोलिए उसने। सो रही हो बोला तो यस सर बोलिए। चलो खैर, अम, ये बोल रहा था कि बहुत बार ना R5 को दिखाते ही नहीं है। तुम ऐसा सोचो कि अभी इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा यहाँ से। अगर ये अनबैलेंस्ड है ना, इफ इट इज अनबैलेंस्ड, तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, बट दिखने का कोई तरीका नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट्स में प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर का वैसे खुद का रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, वैसे होता है कुछ ना कुछ वैल्यू होती है उसके रेजिस्टेंस की। तो गैल्वेनोमीटर लगा देने से भी तुम समझ में आ रहा है ना तुम्हें कि R5 लगा हुआ है। ठीक है, तो R5 को अलग से दिखाने की जरूरत नहीं होती, मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, जी में इंक्लूडेड R5 मान लिया। इन एनी केस, व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, व्हेन गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आ जाए, देन तब क्या होगा? तब R1 इंटू R4 जो होगा वो R2 इंटू R3 के बराबर रहेगा। तो यहाँ पे यूज करते हैं अपन गैल्वेनोमीटर को। ठीक है, तो आज के बाद से ये नोटेशन ना यूज करके मैं ये वाला नोटेशन यूज किया करूंगा, तब भी समझ जाना कि हाँ R5 है, R5 इंक्लूडेड है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म, एक क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सुनो ध्यान से। वाइवा क्वेश्चन है ये, वाइवा क्वेश्चन। मैंने पिछले बैच में भी बोला था कि वाइवा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जा करके ना, मेरे लगभग लास्ट 20 स्टूडेंट थे, उसमें से 10 से ज़्यादा लोगों को ये क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि यही पूछते हैं इस चैप्टर में। वाइवा क्वेश्चन ये है, व्हाट हैपेंस, व्हाट हैपन इफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज? कोई आंसर जानता है तो स्ट्रेट अवे बताओ। तो स्ट्रेट अवे बताओ तो। स्ट्रेट अवे बताओ। 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 स्ट्
वो क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या होता है जब इसको इंटरचेंज कर दो तो वो पूछना चाह रहे हैं इंटरचेंज करने पे क्या इसकी बैलेंस पॉइंट बदल जाएगी, मतलब क्या ये कंडीशन दूसरी निकल कर के आएगी, या फिर और कोई ऐसा चेंज है जो अभी हम सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा, कभी ये व्हीटस्टोन रह भी जाएगा कि नहीं रह जाएगा। कैसे एक्सचेंज करते हैं ये देखो, ऐसे एक्सचेंज करते हैं, ये इंटरचेंज कर दिया मैंने, ठीक है। और मैंने बोल दिया क्वेश्चन में फाइंड न्यू न्यू कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो तुम ये बोलना व्हेन बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज नो चेंज ऑकर्स ऑन द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, कोई कोई बदलाव नहीं आता, ठीक है। कैसे बता रहे हैं ये देखो, हम ऐसे बता रहे हैं इस चीज को कि इसी चीज को तो हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं ना, देखो तो इसको मैं पहले मिटा रहा हूँ। सर मतलब वही है, तोड़ मरोड़ के उल्टा सीधा कर दिया बस। हाँ, देख लो फिर भी तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये बैटरी तो वायर है ना, तो इस वायर को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, देखना अंदर में रखा हुआ था उसको जस्ट 1 मिनट के लिए बाहर निकाल दिया, ठीक है। और ये वाले वायर को अंदर समेट करके रख दिया 1 मिनट के लिए मैंने, ठीक है। लगा तो वैसे ही अभी भी, ये सर्किट और ये सर्किट में प्रैक्टिकली नो डिफरेंस, अभी भी R1 ही है, या अभी भी R2 है, अभी भी R3 है, और अभी भी R4 ही है, उन्हीं पॉइंट उन्हीं चीज के अलॉन्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर अभी सर्किट को इधर से देखो, थोड़ा सा सिर ऐसे करके, ठीक है, जैसा भी देखना चाहते हो, ठीक है, ऐसे भी करके देखो, तो तुम क्या बोलोगे, अगर ऐसा है सर्किट और अगर गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं फ्लो हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो ऑपोजिट का प्रोडक्ट ऑपोजिट के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, तो कंडीशन में कुछ भी बदलाव नहीं होता है, ठीक है। सेम कंडीशन निकल करके आती है, नो चेंज बोलना, बस और कुछ नहीं। कोई डाउट हो तो पूछो, आई वाइवा को क्वेश्चन है, पूछेगा ही तुमसे, अगर स्कूल गए तो। इस साल तो कोई भरोसा नहीं है भाई। हुआ सर। तो कुल मिला के एक बात समझ में आ गई मेरे को, आज चैप्टर खत्म नहीं होगा। एमीटर पे आते हैं। एमीटर के बारे में जानते ही हो, बचपन वाली बात है, कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, वेरी लेस रेजिस्टेंस, अगर आइडियल ही मान लो, अगर एकदम आइडियल बोलो तो उसका जीरो रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो जैसे कि एक एमीटर है, ठीक है। मैं बच्चों वाले काम नहीं करा रहा, देखो 200 वोल्ट है, 10 ओम है मान लो, कितना रीडिंग दिखाएगा ये, 20 एम्पियर दिखाएगा रीडिंग, ठीक है ना, एवरी वन नोज दिस, 20 एम्पियर रीडिंग दिखाएगा। हम लोग जनरली जब एमीटर के बारे में कुछ नहीं बताया है तो दैट एमीटर मस्ट बी एन आइडियल एमीटर, ठीक है, आइडियल एमीटर। बट अगर ये खुद ही समझो, ये मान लो खुद ही 20 ओम का है, ठीक है, या फिर खुद ही मान लो ये 40 ओम का है खुद, तो कितना रीडिंग दिखाएगा ये, एमीटर रीडिंग कितनी रहेगी इसके साथ, 4 ओम। ठीक है, 4 एम्पियर रहेगी। चार। देखो एमीटर को ना कोई लेना देना नहीं है कि इसके थ्रू क्या पास हो रहा है, एमीटर को बस ये लेना देना है कि उसके थ्रू क्या पास हो रहा है, समझ रहे हो। देखो एमीटर के अंदर को जब देखोगे ना, एमीटर के इनसाइड को, तो वही मैं जैसे बता रहा था गैल्वेनोमीटर से निकल कर क्या था ये बात, कि एमीटर के इनसाइड में कुछ
एक कॉइल लगी होती है, कुछ करंट जाता है, कुछ करंट जाने के चलते उसको टॉर्क महसूस होता है, करंट के फोर्स के चलते। करंट भी फोर्स प्रोड्यूस करती है, समझ लो कुछ मैग्नेटिक फील्ड में आकर के कुछ कुछ होता है, मान लेते हैं मतलब, ठीक है। तो बेसिकली उसके चलते एमीटर में एक वो लगा होगा ना, रोटेट करने वाला। वो रोटेट करने वाले को टॉर्क महसूस होने के चलते वो घूम पड़ता है। तो क्यों घूम रहा है एमीटर? उसके अंदर में कोई किसी ने फोर्स प्रोड्यूस किया है किसी करंट में, तो वो तो बस अपने थ्रू के करंट को मेजर करता है ना। अब क्योंकि ये इसके बगल में रख रखा है, तो जो करंट 10 एम्पियर से 10 ओम से जाएगा, वही करंट इससे जाएगा। इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि हाँ सही बात है भाई, ये तो मेजर तो इसी के करंट को कर रहा है, ऐसा बोल देते हैं बोलने के लिए, बट रियलिटी में मेजर वो खुद के करंट को कर रहा है। ठीक है। देखो, अगर ये एमीटर नहीं लगा होता, ढंग से सुनना, अगर ये एमीटर नहीं लगा होता तो 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होता। ठीक है। बट अगर तुम एमीटर लगाए हो बस ये जानने के लिए कि उस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, और अगर एमीटर तुम्हारा खुद कोई रेजिस्टेंस का है, तो वो तो खुद तुम्हारे सर्किट को बदल दे रहा है, तब तुम रीडिंग भी जो पा रहे हो वो सही रीडिंग नहीं है। क्योंकि तुम हमेशा एमीटर तो लगा करके रखोगे नहीं, एमीटर तो तुमने अभी बस 2 मिनट के लिए लगाया है, ये चेक करने के लिए सर्किट में कितना करंट है करके। ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि एमीटर शुड हैव ideally zero resistance, so that it does not change the current flowing through the circuit while it is going to measure that। है ना, तुम थोड़ी चाहोगे जब तुम मेजर करने जा रहे हो, तुम नहीं चाहोगे कि जब तुम मेजर करने चाह रहे हो तभी कुछ अलग करंट आ जाए, बाकी सब समय जो करंट है वो तुम मेजर ही ना कर पाओ। ठीक है, आई होप तुम समझ रहे हो। तो इसीलिए उनके पास आइडियली जीरो रेजिस्टेंस होना चाहिए। इस एमीटर की रीडिंग बताओ तो। बताओ। अब ये एमीटर लगा सही नहीं है, ये बात को याद रखना। अभी भी पैरेलल में नहीं लगता, हाँ, कभी 15 एम्पियर दिखा रहा पैरेलल सीरीज में लगा। पैरेलल में लगता नहीं है, बट ये रीडिंग तो दिखाएगा ना। और ये क्या रीडिंग को दिखाएगा? जो हाँ इसके थ्रू जा रहा है, नीचे से वाले से मतलब नहीं है उसको, जो इससे जा रहा है वो बताओ। हाँ, वो पूरे सर्किट का नहीं दिखाएगा, सिर्फ उसका दिखाएगा। हाँ, 15 एम्पियर दिखा 15 एम्पियर देख लेते हैं। 20 20 का 10 हो गया, 10 20 का 30 हो गया, 30 30। सर 10 होगा, 10 10। हाँ ठीक है, तो 20 20 का 10, 10 20 30, 30 का 20 एम्पियर यहाँ से आ जाएगा, और 20 एम्पियर का ये 10 और 10 फ्लो हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती तो ऊपर में कितना करंट जाता है वो तुम जानते ही हो, है ना। डिवाइड करना तो उसके हिसाब से आंसर आता, तो बट अभी रीडिंग जो है वो आंसर इसका आएगा 10 एम्पियर जाएगा आएगा, है ना। देख, तुम्हें पूछ सकता है एग्जामिनर, वाई एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, या फिर वाई एमीटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस। जीरो रेजिस्टेंस क्यों होना चाहिए? जिसका मेजर सर करेगा। आइडियल एमीटर है अगर, हाँ हाँ और अपन अगर आप पिछले पिछले वाला जो केस बताया जो पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, हाँ हाँ। तो सर कंबाइंड का रेजिस्टेंस तो इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा? नहीं, इसका और इसका जीरो जीरो जाएगा, इसका और इसका। वो आर वाले टर्म से निकालेंगे, ठीक है सर। देख ले एक बार, देख ले जल्दी से। फाइंड एमीटर रीडिंग, इस बार इस वाले केस में ये आइडियल है। ठीक है। तो ये तो 20 ओम का ही रीडिंग नापेगा ना, मतलब। अब ये क्या करेगा? सर रीडिंग अब इसका और इसका तो इक्विवेलेंट जीरो आ जाएगा, है ना। जीरो इक्विवेलेंट आ जाएगी, और जीरो प्लस ये वाला 20, 20 हो जाएगा। तो उसके चलते यहाँ से निकल रहा होगा 30 एम्पियर। अब 30 एम्पियर जब यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, तो इसमें और इसमें बटने में वो बोलेगा मैं तो पूरा का पूरा ऊपर से ही जाऊंगा। ठीक है। क्यों नीचे जाएगा? नीचे तो रेजिस्टेंस है और ऊपर कंप्लीटली फ्री है, तो 30 एम्पियर रीडिंग दिखाएगा। ठीक है। ठीक है सर। ओके सर।
वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस का होता है, मेजर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस, इट मेजर्स potential difference between two end points, between its two end points. तुरंत देख करके बता सकते हो क्या कि 10 ओम, 20 ओम, 300 वोल्ट, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा करके, कितना वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस? एक आ रहा है क्या? कितना है वोल्ट? 100 होगा ना? 100 होगा है ना? 100 अरे होगा, नहीं, 100 आएगा होगा, और 100 होगा। 30 हो जाएगा, तो 10 एम्पियर आएगा, तो वोल्टेज जो है वो आई आर कनेक्ट करके 100 वोल्ट आएगा। तो ये रीडिंग कितना दिखाएगा? ये तो तुमने कैलकुलेट किया ना, बट वो कैलकुलेटेड वैल्यू सही है कि नहीं वो जानने के लिए तुम क्या करते हो, वोल्ट मीटर लगाते हो। तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग रहेगी वो 100 ओम आएगी, अगर एकदम आइडियल है तो, है ना? अगर अगर आइडियल वोल्ट मीटर है तो उसकी रेजिस्टेंस जो होगी ना वो इन्फिनाइट होगी, आइडियल की रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होती है, ठीक है? और ये क्या नापता है? इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है। अगर इस पॉइंट का ए नाम दे दूं, इस पॉइंट का बी नाम दे दूं, तो रियलिटी में वी ए माइनस वी बी को नापते रहता है, ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा ढंग से सुनना, सोचो, ये भी जब घूमेगा, इसको भी घूमना ही है कभी न कभी, है ना? रोटेट करके तो रीडिंग दिखाएगी, ये भी कुछ रोटेशन इसका भी हो जाएगा तब रीडिंग दिखा रहा होगा ये। तो रोटेट होने के लिए उसको फोर्स तो चाहिए, बिना फोर्स के रोटेट तो होगा नहीं, ठीक है? तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ करंट तो आना ही चाहिए ना। तो ये जो आइडियल वाली बात करते हैं ना, ये आइडियल वाली बात, ये अप्रोचिंग बात है, मतलब ऐसा नहीं कि परफेक्टली रेजिस्टेंस इन्फिनाइट हो जाना चाहिए। भाई परफेक्टली रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होगा तो घूमेगा ही नहीं, है ना? इट शुड ड्रॉ सम मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट, और ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट जो ये ड्रॉ करता है ना, बहुत कम होता है वो, वाकई में बहुत कम होता है। 1 माइक्रो एम्पियर जैसे करंट वगैरह में भी ये पूरा डिफ्लेक्शन दिखा देता है ना? उसको बनाते ही ऐसा सेंसिटिव है कि ज़्यादा करंट ड्रॉ ही मत करे, है ना? ज़्यादा करंट ड्रॉ मत करे। तुम खुद समझ रहे हो यार, ज़्यादा करंट ड्रॉ क्यों ना करे, ज़्यादा करंट हाँ क्यों ना सर ड्रॉ सर, करे? वैसे भी आर इन्फिनिटी है तो आई जीरो क्यों अप्रोच करेगा? हाँ जी, एग्जैक्टली। ज़्यादा करंट इसलिए ना ड्रॉ करे क्योंकि जब तुम वोल्ट मीटर नहीं लगाए हो, वोल्ट मीटर नहीं लगाए हो तब तो 10 ओम खींच रहा है, और जब वोल्ट मीटर लगा दियो, मान लो खुद 10 ओम का वोल्ट मीटर लगा दियो, तो जो तुम एक्चुअल नापना चाहते थे वो तो एक्चुअल बताएगा ही नहीं। इस केस में रीडिंग कितना दिखा देगा? इस केस में रीडिंग वो अपने थ्रू आईआर को नापते रहता है, रियलिटी में बोले तो वो अपने थ्रू के आईआर को नापते रहता है, तो वो रियलिटी 50 वोल्ट की रीडिंग दिखा देगा, जबकि वो वोल्ट मीटर नहीं लगा होता तो इतनी उसके थ्रू वोल्टेज होती, तो गलत दिखा बैठेगा वो, अगर खुद कुछ करंट ड्रॉ कर रहा है तो, ठीक है? इसलिए उसको खुद करंट ड्रॉ नहीं करना चाहिए एकदम आइडियली स्पीकिंग। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग कैसा होता है देखो, प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा होता है कि जो 10 एम्पियर आ रहा है ना, वो वाकई में 1 माइक्रो एम्पियर के आसपास इधर जाते रहता है, या फिर 1 मिली एम्पियर जाते रहता है, समझ रहे हो? इतना सेंसिटिव उसको बनाया गया होता है। अब लगभग वो अब लगभग वो उतना ही बता रहा होगा, है ना? अब वो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस जो नाप रहा है, जो अपने थ्रू का वोल्टेज नाप रहा है ना? अभी डेटा पे मत जाओ, बस ऐसा सोचो कि ये इतने पे भी उतना डिफ्लेक्शन दिखाता है जो इसके करस्पॉन्डिंग हो, है ना? कितना रीडिंग दिखाएगा ये अभी? 10 × 9.99 दिखाएगा ये, ठीक है? तो इसको ऐसा होने के लिए कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो पहले 10 ओम का था, तो 10 इंटू 1 माइक्रो एम्पियर हुआ ना। नहीं भाई, 10 ओम का नहीं है ना ये, 1 माइक्रो एम्पियर कब ले रहा है ये, समझ रहे हो? जब बहुत ज़्यादा ओम का है, ठीक है, जितना भी हो रहा हो, ठीक है, बहुत इतना हो रहा होगा वो कि इसका प्रोडक्ट, ऊपर वाले का प्रोडक्ट आईआर का और नीचे वाले का आईआर का प्रोडक्ट सेम ही आएगा, हर बार सेम ही आएगा ना, तभी तो इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहा है वो। चाहे तुम ऊपर से आईआर मेजर करो, चाहे नीचे से आईआर कैलकुलेट करके मेजर करो, एक ही वैल्यू रहेगी, क्योंकि दोनों ही वी ए माइनस वी बी रहेंगे,
ठीक है, आई थिंक तुम समझ गए हो। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो बहुत कम करंट लेते हैं, 1 माइक्रो एम्पियर के आसपास। ऐसा नहीं कि 1 माइक्रो एम्पियर ही ले रहा हो, सकता है 2 माइक्रो एम्पियर ले रहा हो, किसी केस में 3 माइक्रो एम्पियर ले रहा हो, वो डिपेंड कर रहा है कि तुमने कितना करंट यहाँ से भेजा हुआ है। ठीक है, बट आइडियली शुड ड्रॉ वेरी लेस करंट, और बहुत कम करंट में उसका काम हो जाना चाहिए। क्लियर है ठीक है, सर। तो वो उसको पैरेलल में लगाते हैं भाई अपन नब। तो इसका वैल्यू बताना मेरे को। सभी आइडियल है मैं जो लगा रहा हूँ यहाँ पे, जो आइडियल नहीं रहेगा उसको बता दूंगा। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। एक वोल्ट मीटर मैंने यहाँ पे लगा दिया है, एक वोल्ट मीटर मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ये 600 ईएमएफ है इसका। एक वोल्ट मीटर मैंने यहाँ पे लगा दिया है, एक वोल्ट मीटर मैंने यहाँ पे लगा दिया। सभी आइडियल हैं। एक वोल्ट मीटर के लिए तुम्हारे समझने के लिए यहाँ पे 1 वाला 600 होगा, हम्म, 2 वाला 588, 3 वाला 480 और 4 वाला 108। 1 वाला ईएमएफ ही दिखाएगा। ठीक है, ऑल्दो ऐसा हाँ कोई वोल्ट मीटर लगा सकते हो क्या, बैटरी में घुसा सकते हो क्या, क्वेश्चन तुम्हें पूछ रहा होगा तो तुम्हारा कंसेप्ट चेक करने के लिए पूछ रहा होगा। ठीक है ना, ऐसा बैटरी के अंदर पानी में थोड़ी डुबा दोगे यार, वो लिक्विड सॉल्यूशन में नहीं डूब जाता, बट क्वेश्चन का सेंस यही है कि वो तुम्हारा जानना चाह रहा है कि तुम समझ रहे हो कि नहीं करते। ठीक है, तो ये तो ई माइनस आई आर दिखाएगा, है ना, आई निकालने इसमें टफ नहीं है। जब सब आइडियल है मतलब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा मानते हैं ना, मतलब अगर आइडियल है तो सर्किट को इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, है ना, तभी तो आइडियल है, ताकि सर्किट को खुद इंटरफेयर मत करे, जो काम करना है बस वो करने आए। तो यहाँ पे आई की वैल्यू रहेगी 600/100, है ना आई गेस, तो यहाँ पे 6 एम्पियर रहेगा। हाँ। तो 600 माइनस 6 इंटू 588 आ रहा है शायद ये। ठीक है, V3 जो रहेगा वो आई आर प्लस आई आर रहेगा, वो आएगा 10, 6, 8, 7। V4 जो रहेगा वो 180 रहेगा, 180 नहीं है, क्या कर रहा हूँ मैं, 108। V5 जो रहेगा 0 रहेगा। समझ में नहीं बताओ। मीटर रेंज, एक ना क्वेश्चन पूछते हैं, जो क्वेश्चन मैं तुम्हें कराता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन जब भी स्टूडेंट खुद पढ़ता है ना, वो भी कुछ डाउट लेकर के आता है, पता नहीं पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन का जिस्ट बताऊंगा मैं।
क्वेश्चन का जिस्ट बता रहा हूँ। देखो, वो ऐसा बोलते हैं कि ये वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों आइडियल नहीं है बोलते हैं। ठीक है, दिस वोल्ट मीटर एंड आइडियल, वोल्ट मीटर एंड एमीटर आर नॉट आइडियल। तो वो बोलते हैं अगर ये दोनों आइडियल रहते, इफ दिस टू हैड बीन आइडियल, तो इनकी रीडिंग रहती मान लो A1 और V1 जब आइडियल होते तो। लेकिन अब ये लोग आइडियल नहीं है, तो अब इनकी जो रीडिंग है ना वो A2 और V2 है। तो तुम्हें A2 लेस देन A1 है क्या, V2 लेस देन V1 है क्या, ये सोचना है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि तुम इसको बाहर से किसी बैटरी में कनेक्ट कर देना और ऐसी वैल्यू खुद फिट कर लेना जिससे तुम्हें सोचने में सरल हो और सोच लेना। ठीक है, समझ गए होगे, नहीं समझे होगे तो वीडियो में रिकॉर्ड करके देखना। मीटर पेज पढ़ाने में टाइम लगेगा, दिस इज समथिंग जिसमें 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, तो आज इतना ही करते हैं। कुछ क्वेश्चंस बनाते रहो यार पीछे से बैक एंड पे। अब मेरे हिसाब से ना तुम पोटेंशियोमीटर नाम का एक टॉपिक होता है जो इस चैप्टर का 5 स्टार टॉपिक है। ठीक है, यही रह गया है। ठीक है, तुम इसको पढ़ो, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर ये मैंने नहीं पढ़ा है, ये कल पोटेंशियोमीटर मीटर प्लस प्लस व्हीटस्टोन ब्रिज कल कंप्लीट होगा। ठीक है, तो उसको छोड़ करके सारे क्वेश्चंस बना सकते हो तुम, एवरी क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर्स वगैरह जहाँ से भी तुम्हें सोर्सेज अभी फिलहाल मिल रहा है वहाँ से बनाना। आज इफ यू हैव डाउट पूछ सकते हो।